बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अच्छा, व्हेन एंजाइम अटैच टू सबस्ट्रेट, ये देखें, ये ई का मतलब है एंजाइम, एस का मतलब है सबस्ट्रेट। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाता है। उसमें एंड पे क्या होता है, एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। पी फॉर प्रोडक्ट है और इधर एस फॉर सबस्ट्रेट है। समझ आई आपको क्या हो रहा है? ये एंजाइम आया जनाब, एंजाइम मिल गया सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट का एक कम्प्लेक्स बन गया कि मैं आपको बताता हूँ, ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट है, ये आपस में मिल गए, ये इसको हम ES कम्प्लेक्स कह देंगे कि एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन गया। अब ये जो सबस्ट्रेट था, ये एंजाइम क्या करेगा, इसको कैटालाइज करेगा, इसके अंदर रिएक्शन करवाएगा और इसको चेंज कर देगा प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। ये वाला सबस्ट्रेट देखें, इधर प्रोडक्ट बन चुका है और एंजाइम अलग हो जाएगा, एंजाइम ना चेंज होगा ना कंज्यूम होगा, ठीक हो गया। कहता है व्हेन सबस्ट्रेट अटैच टेम्परेरी टू एंजाइम, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाता है। यानी कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है और ये टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी का मतलब होता है एक आर्जी अरसे के लिए होता है, आर्जी तौर पे ना एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिल जाते हैं। एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, एंजाइम क्या करता है, स्पीड अप कर देता है, तेज कर देता है रिएक्शन को और सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट के अंदर। सबस्ट्रेट किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट के अंदर, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर। आफ्टर इट द एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स ब्रेक, इसके बाद एंजाइम और सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स टूट जाता है, एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो जाता है, यानी निकल जाता है, ठीक है। ये समझ आ गई आपको? ये एंजाइम का काम करने का एक्शन है, ये मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म का मतलब है वो कैसे काम कर रहा है, एंजाइम कैसे काम कर रहा है, कैसे काम करता है, इसको कहते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। इधर आ गए, वो कहता है इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए मैकेनिज्म के बारे में जर्मन केमिस्ट था, उसका नाम था एमिल फिशर। उसने फिशर कह दें या फिशर था बेसिकली। 1894 में 1894 में उसने लॉक एंड की मॉडल प्रपोज किया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये एक साइंटिस्ट था एमिल फिशर उसका नाम था। उसने 1894 के अंदर एक मॉडल इजाद किया। उसने एंजाइम के बारे में एक बात बताई। वो उसने ये बात बताई कि जो एंजाइम है ना, वो लॉक एंड की मॉडल के तौर पे एक्ट करते हैं। वो कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। उसने बताया कि इस मॉडल के मुताबिक, वो जो उसने मॉडल बनाया था, बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट आर स्पेसिफिक इन शेप। उसने बताया कि जो एंजाइम है उसकी एक अपनी स्पेसिफिक ख़ास शक्ल होती है और जो सबस्ट्रेट होता है उसकी अपनी एक ख़ास शक्ल होती है। दैट फिट एग्जैक्टली इनटू वन अनदर, और ये एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ जाके फिट हो जाते हैं। समझ आ रही है ना कि एक जो, जैसे मैं इधर आपको बताता हूँ, दिस मॉडल एक्सप्लेन द एंजाइम स्पेसिफिसिटी, और इसी से एंजाइम, इसी मॉडल से एंजाइम की स्पेसिफिसिटी ज़ाहिर हुई। ये हमने पढ़ा था ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में कि एंजाइम स्पेसिफिक हैं। तो इस मॉडल ने इस चीज़ की बात, इस बात को वाज़िया कर दिया कि एंजाइम स्पेसिफिक हैं, क्योंकि हर एक एंजाइम का एक मखसूस शक्ल है। वो एंजाइम जो हैं वो आपस में मिलते जुलते नहीं हैं। हर एक एंजाइम की मखसूस शक्ल है और हर एक सबस्ट्रेट की मखसूस शक्ल है। इसी को लॉक एंड की मॉडल कहते हैं। इसके मुताबिक क्या है कि जो सबस्ट्रेट है वो की है, वो चाबी है, और जो एंजाइम है वो ताला है, ठीक है, वो लॉक है, ठीक है। तो ये जैसे चाबी फिट हो जाती है ना ताले के अंदर और ताला खुल जाता है, इसी तरह ये देखें, ये वाली जो जगह है, इधर आके ये सबस्ट्रेट है, ये ताला है, इसमें आके ये चाबी लग गई है। इसी को हमने कह दिया कि ये एंजाइम, ये देखें, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन गया। सबस्ट्रेट और एंजाइम मिले तो एंजाइम सबस्ट्रेट, हमने पढ़ा था ना, एंजाइम मिलता है सबस्ट्रेट से, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। और फिर जो है यहाँ से एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखें, ये आया सबस्ट्रेट, ये आके जुड़ा इधर एंजाइम के साथ, उसकी एक्टिव साइट के साथ आके जुड़ा और फिर दो हिस्सों में तब्दील हो, दो हिस्सों में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया प्रोडक्ट के अंदर, ठीक हो गया। फिर आए जी 1958 में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डैनियल कोशलैंड। उन्होंने सजेस्ट क्या किया, उसने क्या सजेस्ट किया, उसने बताया, उसने सजेस्ट किया, उसने मशवरा दिया कि इस लॉक एंड की मॉडल में ना थोड़ी मॉडिफिकेशन कर लो, इसको और मॉडर्न बना लो। उसने अपना मॉडल दिया, उसको कहा इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस का मतलब होता है कि तब्दीली ले आना, फिट का मतलब है उसको फिट कर देना। ये मतलब है, ये इसका मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, उसने आगे इसका मतलब बयान किया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट इज़ अ नॉट रिजिड स्ट्रक्चर।
एक्टिव साइट जो है ना, ये एक एंजाइम मैं बनाता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसकी ये एक्टिव साइट है। उसने बताया ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, रिजिड का मतलब सख्त, ये सख्त नहीं है जो एक्टिव साइट होती है, ये नरम सी जगह होती है, स्मूथ सी। रादर इट इज़ मोल्डेड इनटू रिक्वायर्ड शेप टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। ये जो चीज़ है ना, ये जो एक्टिव साइट है, ये सख्त नहीं है कि ये हमेशा इसी शक्ल में रहेगी। ये जब सबस्ट्रेट इसके ऊपर आके लगेगा, इसकी शक्ल जो है वो, इसकी जो शेप है एक्टिव साइट की, वो चेंज हो जाएगी। ये देखें, ये मैंने हाफ सर्कल बनाया है, ये मैंने हाफ स्क्वायर बनाया है। जब सबस्ट्रेट आके इसके साथ इधर लगा, इसकी जो एक्टिव साइट है, इसकी शक्ल शेप जो है चेंज हो जाएगी। ये जो चेंज आएगा यही इंड्यूस करवाएगा रिएक्शन को। इंड्यूस का मतलब स्टार्ट करवाएगा, शुरू करवाएगा। और इसी को उसने कहा इंड्यूस फिट मॉडल इज मोर एक्सेप्टेबल देन लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। वो कहता है जो इंड्यूस फिट मॉडल है वो बेहतर है किससे? लॉक एंड की मॉडल से। ये डैनियल कोशलैंड ने दिया। इसमें क्या बताया कि उसने बताया कि जो एक्टिव साइट है ना, वो सख्त जगह नहीं होती। जब सबस्ट्रेट आके ऊपर लगता है, एक्टिव साइट तब्दील हो जाती है और वहाँ से जो रिएक्शन है वो कैटालाइज हो जाता है। कैटालाइज का आपको सीधा पता है, कुछ सही पता है। कैटालाइज का आपको पता है ना क्या होता है? कैटालाइज का मतलब होता है स्पीड अप हो जाना, ठीक है। एंजाइम आर बायो कैटलिस्ट, एंजाइम स्पीड अप कर देते हैं किसी भी रिएक्शन को। अब हम पढ़ते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम के बारे में। ये क्या है? वो कहता है देयर आर ओवर 2000 हमारे पास एंजाइम हैं, ईच ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन वन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। हर एक जो एंजाइम है वो एक स्पेसिफिक रिएक्शन में है। जैसे हम पेप्सिन है, पेप्सिन सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन को तोड़ेगा, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। और प्रोटीन होता किसके अंदर है? जो हम गोश्त खाते हैं वो हमारा गोश्त मैदे के अंदर जाता है और उसको पेप्सिन तोड़ता है, ठीक है। अब वो कहता है दिस एंजाइम प्रोटीएज ब्रेक द पेप्टाइड बॉन्ड इन द प्रोटीन। इसी तरह जो प्रोटीएज है, ठीक है, मैंने बताया था जिसके एंड पे एज आ रहा होता है वो एंजाइम होता है। जैसे अमाइलेज है, ठीक है, देखिए इसके एंड पे भी एज आ रहा है। प्रोटीएज कहता है प्रोटीन जो होते हैं उसके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनके अंदर एक पेप्टाइड बॉन्ड पड़ा होता है जिसके साथ एक अमाइनो एसिड ये है, एक अमाइनो एसिड ये है, ये आपस में जुड़े हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए। इस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा कौन? इसको तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो उसका नाम है प्रोटीएज, ठीक हो गया। विल नॉट वर्क ऑन स्टार्च। अब ये प्रोटीएज जो है ये स्टार्च के ऊपर, यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो हम आलू खाते हैं, ये जो प्रोटीएज है सिर्फ गोश्त के ऊपर काम करेगा। पेप्सिन जो है वो भी, क्योंकि प्रोटीन के ऊपर जो एंजाइम एक्ट करेगा वो है पेप्सिन, प्रोटीएज भी प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा, तो प्रोटीएज गोश्त के ऊपर एक्ट करेगा, वो स्टार्च वगैरह पे एक्ट नहीं करेगा, यानी कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर ये एक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, वो सिर्फ प्रोटीन पे एक्ट करेगा। स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके लिए एंजाइम मुख्तलिफ होगा। जैसे अमाइलेज है तो वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स यानी आलू वगैरह को हजम करेगा। जो गोश्त को हजम करने वाले एंजाइम है वो मुख्तलिफ हैं, वो प्रोटीन वाले एंजाइम है, गोश्त के प्रोटीन से मिलकर बना है, और जो आलू है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है। समझ आ रही है ना? तो उनको आलू को तोड़ने वाले, आलू को हजम करने वाले और एंजाइम है, गोश्त को, क्योंकि गोश्त प्रोटीन है तो प्रोटीन को हजम करने वाले और एंजाइम है, और आलू कार्ब है तो कार्ब को यानी स्टार्च वगैरह को हजम करने वाले और एंजाइम है। और अमाइलेज की बात करता है कि अमाइलेज जो है वो तोड़ता है स्टार्च को। सिमिलरली लाइपेज, एक नया एंजाइम आ गया भाई, लाइपेज एंजाइम एक्ट ऑन लिपिड्स एंड डाइजेस्ट देम इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब ये लाइपेज भाई आ गए हैं, लाइपेज ये सिर्फ और सिर्फ किसको तोड़ेगा? ये सिर्फ और सिर्फ लिपिड को तोड़ेगा। लिपिड कौन से होते हैं? जो आप घी वगैरह खाते हैं, ठीक है, जो आप घी खाते हैं, देसी घी होगा, उसको हजम करने के लिए ये जो लाइपेज एंजाइम है ये हजम करेगा घी वगैरह, जो हम घी मक्खन वगैरह खाते हैं उनको हजम करने के लिए ये हम लाइपेज काम कर रहा होगा, ठीक है। और ये लाइपेज जो है लिपिड को तोड़ेगा। घी वगैरह जो होते हैं वो लिपिड से मिलकर बने होते हैं, गोश्त प्रोटीन से मिलकर बना होता है, आलू वगैरह वो किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं। स्पेसिफिसिटी ऑफ डिफरेंट एंजाइम इज डिटरमाइंड बाय देयर शेप ऑफ एक्टिव साइट। और ये इनकी जो स्पेसिफिसिटी है, ये इनकी जो एक्टिव साइट जैसी होगी वैसे ही ये काम करेंगे, मखसूस काम करेंगे। जैसे पेप्सिन सिर्फ प्रोटीन को तोड़ेगा, प्रोटीएज सिर्फ प्रोटीन को तोड़ेगा, अमाइलेज सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, लाइपेज सिर्फ लिपिड को तोड़ेगा। और ये मखसूस हैं, और मखसूसियत इनकी किस से बयान होती है? इनके मखसूस होना इनका किस चीज़ से ज़ाहिर होता है? वो एक्टिव साइट से ज़ाहिर होता है, ठीक है। इधर ये MCQs आ जाता है कि ये जो मॉडल था ना लॉक एंड की मॉडल, उसने स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन किया था, ये पहले भी मैंने आपको बात बता दी, ये MCQs में भी आ जाता है। उसके बाद
उसके बाद वो कहता है एक्टिव साइट प्रोसेसेस, एक्टिव साइट के पास होता है स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप, एक ज्योमेट्रिकल उसकी अपनी एक स्पेसिफिक शेप होती है। जैसे ये ज्योमेट्रिकल शेप में स्क्वायर आ गया, सर्कल आ गया, ये ज्योमेट्रिकल शेप है। इसी तरह एंजाइम की भी एक ज्योमेट्रिकल एक्टिव साइट की, जो एंजाइम की एक्टिव साइट होगी उसकी एक ज्योमेट्रिकल शेप होगी दैट फिट्स इन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ फिट होगी। वही बात जो लोकेंट की मॉडल की बात है। अब उसने ये बताया, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो कहता है कौन ये एंजाइम पड़ा हुआ है, ये उसकी एक्टिव साइट है, ये सारी की सारी ये वाली एक्टिव साइट है ऊपर वाली, और वो कहता है कि उसके ऊपर कौन सा सबस्ट्रेट लगेगा। ठीक है, आप खुद बताएं कौन सा सबस्ट्रेट लगेगा। गौर से देखें, ए लगेगा, ए ये देखें इस तरह की है हमारी, इस तरह का एंजाइम है, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह, इस तरह, फिर इस तरह, इस तरह, इस तरह, और फिर इस तरह, इस तरह। अगर इस तरह का एंजाइम होता, इस तरह का एंजाइम होता तो सबस्ट्रेट 1 फिट आता उसके अंदर। देख रहे हैं ना, ये वाली जो मैंने जगह बनाई है वो इसके अंदर फिट आ रही है, ये जो एक्टिव साइट है। ये वाला भी नहीं फिट आ रहा, ये सबस्ट्रेट नंबर 3 जो है ना ये फिट आ जाएगा। ये जाहिर करता है ये आप डायग्राम वैसे बना भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही डायग्राम बनाएं, आप ऐसा भी बना सकते हैं कि ये भाई सबस्ट्रेट हो गया कोई, इसको सबस्ट्रेट बता दें, ठीक है, और ये हमारे पास एंजाइम हो गया। एंजाइम और सबस्ट्रेट इसके अंदर फिट आ रहे हैं। अगर स्पेसिफिसिटी पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो कहता है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम बताएं। प्रैक्टिकल वर्क में कुछ नहीं है, इन विट्रो इन विवो एक्सपेरिमेंट हमने करने होते हैं। हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा गोश्त रख देते हैं, उसके ऊपर फिर पेप्सिन फेंक देते हैं। ठीक है, पेप्सिन फेंक के थोड़ी देर बाद देखते हैं ये जो गोश्त है इसके अंदर प्रोटीन होता है। पेप्सिन प्रोटीन जो है, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़ देता है। इसके साथ हम HCl डाल देते हैं, क्योंकि आपको पता है एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर पेप्सिन ने काम करना होता है। हमने पीछे पढ़ लिया pH के ऊपर ना, और 4 घंटे बाद हम देखेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई भी हमें प्रोटीन नहीं मिलेगा, सारे के सारे वो हो जाएंगे। बाकी ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ pH ऑन पेप्सिन। जितनी pH जो है ना, अगर एसिडिक होगी तभी वो पेप्सिन काम करेगा। ठीक है, उसके बाद वो कहता है व्हाट इज ऑप्टिमम pH ऑफ पेप्सिन। तकरीबन 2 होती है pH, मैंने पहले भी आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो कहता है एन ऑर्गेनिज्म लिव इन हॉट स्प्रिंग। अच्छा, एक जानदार है, एक बैक्टीरिया समझ लें, वो गर्म चश्मों में रह रहा है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स एंजाइम इट इज प्लेस्ड इन अ कोल्ड वाटर। क्या होगा जब उसके एंजाइम पे, क्या होगा जब उसको ठंडे पानी में रख देंगे। आपको पता है जो गर्म पानी में रहता होगा उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर, OPITIUM, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है उसका वो भी ज़्यादा होगा। लेकिन वो कहता है एक हमने गर्म पानी के जानदार को लिया, उसको ठंडे पानी में रख दिया, तो उसके एंजाइम के साथ क्या होगा। जब हम ठंडे पानी में रखेंगे वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, तो उसके एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, इसमें उसने कहा है अमाइलेज जो है वो स्टार्च वगैरह यानी कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर थोड़ी स्टार्च डालेंगे, ऊपर से अमाइलेज डालेंगे, और फिर हम 37 डिग्री टेम्परेचर इसको देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम 15 मिनट के बाद देख लेंगे और स्टार्च जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये टेस्ट, ये जो है एवेल्यूएशन, ये इंपॉर्टेंट है। वो कहता है व्हाट कलर अपीयर्स व्हेन आयोडीन टेस्ट इज पॉजिटिव। आयोडीन टेस्ट होता क्या है, हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ना थोड़ी सी स्टार्च लेते हैं, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हम फेंक देते हैं आयोडीन को। अगर ये ना, ये जो कलर, ये जो सोल्यूशन है इसका कलर पर्पल हो जाए ना, जामनी या ब्लैक हो जाए, तो इसका मतलब होता है इस सोल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। जो आयोडीन है ना, आयोडीन वो जाके ना जुड़ जाती है कार्बोहाइड्रेट्स के साथ यानी स्टार्च के साथ, और काला कलर आ जाता है, कलर चेंज हो जाता है सोल्यूशन का ना, हमें पता चल जाता है इसके अंदर कलर है। अगर कलर चेंज नहीं होगा, टेस्ट नेगेटिव होगा, अगर कलर चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब है पॉजिटिव है। अगर कलर अपीयर होता है इसका मतलब कलर पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि स्टार्च प्रेजेंट है टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर हमने आयोडीन डाली है। सही है। उसके बाद वो कहता है वाई वाज द एक्सपेरिमेंट ऑन टेस्ट ट्यूब इनक्यूबेटेड इन 37। भाई 30 अमाइलेज का ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि अमाइलेज ह्यूमन का एंजाइम है और ह्यूमन के जितने भी एंजाइम हमने पढ़े हैं वो सब 37 डिग्री पे मैक्सिमम काम करते हैं। तो इसलिए हमने उसको इंक्यूबेट किया, यानी कि उसको हमने ऐसे जगह पे रखा। हमारे पास एक मशीन होती है, उसको हम इंक्यूबेटर कहते हैं। उसके अंदर ना हम मशीन होती है, उसके अंदर ना हम इस तरह के बटन लगे होते हैं, उसके ऊपर ना हम ये लैब के अंदर होती है, उसके ऊपर हम 30 सेंटीमीटर लिख के ना बटन दबा देंगे। और इसका जो ये ऊपर से इसका ढक्कन होगा, इसके अंदर टेस्ट ट्यूब इधर रख देंगे, ठीक है। वो जब 37 लिख के इसके ऊपर बटन दबा देंगे ना, तो इसके अंदर जो टेम्परेचर होगा, इसके अंदर जो गर्माइश होगी वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। तो इसके अंदर अमाइलेज अपना ऑप्टिमम काम कर लेगा। ये इसकी अहमियत है, ठीक है। व्हाट if we perform the iodine test on starch before putting it amylase, what would happen? अगर हम
देखें इसमें एक्सपेरिमेंट में ये बताया टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर अमाइलेज पड़ा हुआ है और उसके अंदर स्टार्च सॉरी पड़ा हुआ, ऊपर से हमने डाला अमाइलेज। अमाइलेज ने क्या करना है हमें पता है, अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। अब उसका क्वेश्चन ये है कि अमाइलेज अगर हम डालने से पहले उसके अंदर आयोडीन डाल दें, आयोडीन वाला टेस्ट हो रहा है, ये स्टार्च पड़ी है उसके ऊपर हमने आयोडीन डालना है, ये दो अलग टेस्ट हैं। ये वाला टेस्ट ये बताता है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर पड़ी है स्टार्च के नहीं पड़ी, और ये जो टेस्ट है ये हम देखते हैं अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को या स्टार्च को तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा। इसमें क्या होता है, अगर कलर चेंज हो जाए इसका मतलब है यानी कि ब्लैक कलर हो जाए ना, तो हमें पता चल जाता है इसके अंदर ना, या पर्पल कलर हो जाए इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, हम आयोडीन डाल देते हैं। ये हमने एक नई टेस्ट ट्यूब ली, ये टेस्ट ट्यूब 1 थी, ये टेस्ट ट्यूब 2 थी। इसके अंदर हम अमाइलेज डालेंगे ना, ठीक है, तो ये क्या होगी सारी की सारी स्टार्च ख़त्म हो जाएगी इसके अंदर। और जब हम इसके ऊपर आयोडीन फिर डालेंगे, ठीक है, इसके ऊपर ये देखें ये मैंने स्टार्च ली, उसके ऊपर अमाइलेज डाला, थोड़ी देर 15 मिनट बाद फिर मैंने क्या किया, क्योंकि अमाइलेज डाला था ना उसने खा पी गया, वो तोड़ फोड़ दिया उसने स्टार्च को। अब मैं आयोडीन डालूंगा ना, आयोडीन अब डालूंगा ना तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि सारी स्टार्च तो ख़त्म हो गया, कलर चेंज नहीं होगा, कांटा लगा दिया नहीं होगा। लेकिन वो पूछ रहा है अगर अमाइलेज डालने से पहले हम ऊपर स्टार्च के ऊपर आयोडीन डाल दें तो क्या होगा। सिंपल बात है, अगर हम आयोडीन डाल दें तो सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। होपफुली आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सॉरी यार ये मैंने ना ऊपर कैमरे की तरफ नहीं देखा और मैं आपको नीचे पढ़ाता रहा, मेरी वॉइस से आपको समझ आ रहा होगा। मैं मज़ीद बता देता हूँ, अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को तोड़ता है, ठीक है। वो उसके सवाल पूछा है कि अमाइलेज डालने से पहले अगर हम आयोडीन डाल दें सोल्यूशन में, अमाइलेज ना डालें तो क्या होगा। यही होगा कि स्टार्च जो प्रेजेंट होगी सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। अगर हम अमाइलेज डालें 15 मिनट तक इंतजार करें फिर आयोडीन डालें तो फिर सोल्यूशन का रंग चेंज नहीं होगा, स्टार्च सारी खत्म हो जाएगी। अगर स्टार्च प्रेजेंट होगी तभी आयोडीन के साथ रंग चेंज होगा और इसको हम पॉजिटिव टेस्ट कहेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।